शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, धन्यवाद, क्योंकि अगला कार्यक्रम शुरू होना है। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। दो छोटी छोटी अपील। पहली अपील है कि सत्यहिंदी.com आपसे बहुत अनुग्रहित है। आप सत्य हिंदी को लगातार अपना प्रेम दे रहे हैं, अपना सहायता कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद करें, क्योंकि इसके बिना ईमानदार और निडर पत्रकारिता नहीं संभव है। अगर हमें सरकार पर निर्भर करना पड़ेगा, अगर हमें कॉर्पोरेट हाउसेस पर निर्भर करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है हम इंडिपेंडेंट और ईमानदार पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमें आर्थिक तौर पर मदद करें, आर्थिक डोनेशन दें, हमारे लिए बड़ी मदद होगी। और साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बात शुरू करते हैं। दरअसल पूरे देश की नजर पिछले लगभग 15 दिनों से लगी हुई थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और मुझे लगता है कि कामराज प्लान के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 का चुनाव चीन से हार गए थे, युद्ध जब हार गए थे, तो उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, राज्यों के अंदर भी और केंद्र के स्तर पर भी, लिहाजा उसमें नई ऊर्जा भरने की जरूरत है। तो बहुत सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था और वो संगठन में आए थे। आज की तारीख हम ये तो नहीं कह सकते कि सरकार ने बिल्कुल कामराज योजना पे काम किया है, लेकिन इतना बड़ा कैबिनेट में फेरबदल शायद कामराज प्लान के बाद पहली बार हुआ है, जब 43 मंत्रियों को जो है शामिल किया गया है। उनमें से तकरीबन 15 मंत्रियों को जो है वो कैबिनेट रैंक दिया गया, कैबिनेट रैंक की शपथ दिलाई गई है, जिसमें नारायण राणे, सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, अश्वनी वैष्णव, पशुपति पारस, किरण रिजिजू, आरके सिंह और तमाम और लोग इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि और भी कई तकरीबन 27 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला गया है। 3 सवाल खड़े होते हैं। पहली बात, इतना बड़ा जब आप मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं तो उसके लिए बहुत गंभीर कारण होने चाहिए। गंभीर कारण बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार 4 सबसे बड़े संकटों से गुजर रही। पहला, किसानी का संकट, किसान 7 महीने से ज्यादा दिल्ली को घेरे हुए हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। दूसरा, कोविड का संकट, और जो हालत हुई है वो हमसे आपसे छिपी हुई नहीं है। आर्थिक संकट, यानी जिस तरीके से भारत -23.9% में गया, उसको उबारने का संकट है। और चौथा, विदेश नीति का संकट। चीन आपकी सीमा में घुस के बैठा हुआ है, विदेश तमाम पड़ोसी देशों से आपके रिश्ते बेहतर नहीं है। जाहिर सी बात है सरकार को लेकर और देश के प्रधानमंत्री की छवि को गहरा झटका लग रहा था। लेकिन इस बीच एक ऐसा संकट है जिसके ऊपर आज शायद टीवी चैनल्स पे चर्चा नहीं हो रही है, और उसी पर आज हम करेंगे चर्चा इस बात को लेकर है कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती मिली योगी आदित्यनाथ के जरिए। और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को यह पता है कि 2022 का विधानसभा का चुनाव सामने है। इस चुनाव में उनको जीत हासिल करनी है। अगर भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव अगर नहीं जीत पाती है तो जाहिर सी बात है उसके लिए 24 का चुनाव भी आसान नहीं होगा। लिहाजा आज का जो ये कैबिनेट रिशफल है उसका एक अध्याय तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से आज के अध्याय में 7 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को जगह दी गई है, जिनमें से 6 ओबीसी यानी पिछड़े तबके से हैं, जिनका नाम है पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी बघेल, भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर और बीएल वर्मा और अजय मिश्रा। इसमें सिर्फ अजय मिश्रा जो खेरी से सांसद हैं वो अपर कास्ट के, बाकी सारे के सारे पिछड़ी जातियों से संबंधित हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या मंत्रिमंडल का यह विस्तार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नैया को डुबोने से बचा सकती है? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे बातचीत परिचय कराते हैं आपका। हमारे साथ अमरीश कुमार जी हैं, हमारे साथ शीतल पी सिंह जी हैं, हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं जो 4PM के संपादक हैं, रविकांत जी हैं दलित चिंतक हैं, और विजय त्रिवेदी जी हैं जो बीजेपी और आरएसएस से करीब से जुड़े रहे। संजय जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, ये जो 7 मंत्रियों को उत्तर प्रदेश से आज लिया गया और कुल मिला के 15 मंत्री हो गए, क्या ये जो है अब अनप्रेसिडेंटेड है? क्या इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है उसको बेहतर करने में मदद मिलेगी बीजेपी के पक्ष में? संजय जी, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा, अपने को। आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा संजय शर्मा जी। लगता है संजय शर्मा से हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया है। लेकिन विजय जी, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे जो मैंने संजय शर्मा से सवाल पूछा था? देखिए,
इस पूरे बदलाव का उत्तर प्रदेश के चुनावों पे कितना असर पड़ेगा ये तो बात की बात है, लेकिन इतना साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई है चुनावों को लेकर, खासतौर से कि जब 7 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए जिसमें से 6 ओबीसी हैं, तो यानी कि सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है कि उत्तर प्रदेश में आने वाला जो चुनाव है 2022 का चुनाव, वो जीतना आसान काम नहीं है। इसलिए सामाजिक संतुलन बिठाने की कोशिश की गई, सारी जातियों को उसमें जोड़ने की कोशिश की गई, सहयोगी के तौर पर अनुप्रिया पटेल को भी उसमें जोड़ने की कोशिश की गई, ओबीसी को जोड़ने की गई है, एससी को जोड़ने की कोशिश की है और ब्राह्मण के तौर पर मिश्रा जी को भी जोड़ने की कोशिश की गई है। तो वो कोशिश है कि सभी जो दल है, और उससे पहले कुल मिलाकर 16 मंत्री इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो गए हैं। इस देश में उत्तर प्रदेश में हर छठा हिंदुस्तानी रहता है, लेकिन मंत्रिमंडल की जो मोदी सरकार का मंत्रिमंडल है उसमें हर 5वां मंत्री अब उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। तो मतलब जो आबादी का जो पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है उससे भी ज्यादा उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में होगा, जो जाहिर करता है कि ये चिंता है भारतीय जनता पार्टी को कि इस चुनाव को कैसे जीता जाए। बिल्कुल। संजय जी, जो बात विजय जी कह रहे हैं कि आप उससे सहमत हैं कि दरअसल ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर की गई है और उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन थोड़ी दरक रही है। ऐसा सहमत है आप इस बात से? ना आशुतोष जी, ये सारी कवायद तो केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर की गई थी। ये बात चर्चा में लगातार थी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है तो उत्तर प्रदेश में खास तौर से पिछड़ी जाति और दलित जातियों को महत्व देना होगा। लेकिन मैं दो बहुत बड़ी चूक हुई है जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 8 टन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संतोष गंगवार, रोहिलखंड मंडल है जहाँ के बरेली, बदायूं, शाजापुर, पीलीभीत, आंवला है, कुर्मी बहुल इलाका है, कुर्मी वोट बड़े प्रभावित करते हैं और संतोष गंगवार निर्विवाद रूप से उनके बड़े नेता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल को पूर्वांचल से लाके संतोष गंगवार को ड्रॉप करने से पूरे रोहिलखंड मंडल के करीब 10 जिलों में कुर्मी वोटों में बहुत खराब मैसेज गया है। आप पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल को अगर कुर्मी समाज से लाते हैं तो वो दोनों संतोष गंगवार के कद का बराबरी नहीं कर सकते और अनुप्रिया पटेल दूसरी पार्टी की या आपकी पार्टी की है भी नहीं। दूसरा बड़ा एक मिस्टेक हुई है कौशल किशोर को। पहली लहर से लेकर दूसरी लहर तक कौशल किशोर अकेले सांसद थे जो योगी सरकार को पानी पी पी के कोसते थे। उन्होंने खुलेआम कहा था कि ऑक्सीजन का अभाव है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। हर महीने में 3 बार वो कहते थे थानों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, के बिना काम नहीं करती। उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए कहा था कि मुख्यमंत्री आइसोलेट हो गए हैं, दिखते नहीं है। केजीएमयू में, बल्लापुर में अस्पताल खाली पड़े हुए हैं, डॉक्टरों पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लगता था मान लो ये विपक्ष का सांसद है। तो जो इंसान योगी सरकार पे इतना हमला बोलता हो, व्यक्तिगत योगी जी के लिए हमला बोलते हैं, उसको आज आपने मिनिस्टर बना के लोगों को चौंका दिया और ये मैसेज दिया कि कम से कम जो पिछले दिनों में योगी जी और मोदी जी के बीच में चर्चा चल रही थी उसको थोड़ी सी और हवा दे दी। ब्राह्मणों में जो अजय मिश्रा टोनी को बनाया गया है, पहले बात चल रही थी वरुण गांधी से लेकर और रीता बहुगुणा जोशी तक सारे ब्राह्मण कल से चर्चा में थे और ये था कि 3-3 ब्राह्मण बना दिए जाएंगे, 4 ब्राह्मण बता दिए जाएंगे। आज लोगों को पता चला कि अजय टोनी भी ब्राह्मण है। वहां टोनी नाम से लोग ज्यादा जानते थे, अजय मिश्रा टोनी का ब्राह्मण समुदाय में इतना बड़ा प्रभाव नहीं था कि जिससे ब्राह्मण समुदाय मैनेज होता। बीएल वर्मा सिर्फ कल्याण सिंह के बहुत करीबी थे, मेहनती इंसान है। अचानक वो स्टेट मिनिस्टर का दर्जा पाए, राज्यसभा चले गए, लोध बिरादरी पे वो प्रभाव रखते हैं। लेकिन जो ये सारा संतुलन किया गया है वो ओबीसी और दलित का, वो उतना बेहतर संतुलन हो नहीं पाया। दूसरा एक बड़ी सवाल ये उठे कि आपने सातों के सातों स्टेट मिनिस्टर बनाए। जब चुनाव सामने है तो आपको किसी को कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया जाना चाहिए था और जो बैकवर्ड दलित और ब्राह्मणों का तालमेल करना चाहिए था। वो क्षेत्र वाइज असंतुलन बहुत नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में और इसकी चर्चाएं भी शुरू हो गई है, खासतौर से ब्राह्मण समाज में तो कुछ ज्यादा ही हो गई आज तक। बिल्कुल अमरीश जी, जो संजय जी बात कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं कि ये जो संतुलन बनाने की कोशिश की गई वो संतुलन शायद उतना अच्छा संतुलन नहीं बन पाया है? और संतुलन के अलावा हमें लगता है समय के मुद्दे पे मैं बात करूंगा। जब बाढ़ आती है तो बात बनाने का कोई बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। बाढ़ आने के बाद उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है इस समय, कुछ महीनों का चुनाव बचा हुआ है, ऐसे में इस मंत्रिमंडल फेरबदल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ये मुझे नहीं लगता है। पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि नरेंद्र मोदी जो खुद पिछड़े जाति से आते हैं,
क्या अब ये मान लिया जाए कि उनकी जो पिछड़ी जाति वाली यूएसपी थी वो खत्म होती जा रही, जो इतने पिछड़े नेताओं को लाया गया, जो 2019 में नहीं हुआ अब जाके लाया जा रहा? इसका मतलब संघ और भाजपा दोनों में ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी पिछड़ी जातियों को लुभाने में अब उतने असरदार नहीं जो पिछले चुनाव तक थे। तो ऐसे में हमें लगता है कि जो ये कवायद की गई है, ये कवायद इसी वजह से की गई है, पिछड़ी जातियों के तमाम लोगों को जोड़ा जाड़ा गया है। लेकिन इस वक्त हमें लगता है जो समय है उस समय में इसका बहुत असर पड़ेगा, ये नजर नहीं लगता नहीं है, ऐसा मेरा अपना मानना। जी बिल्कुल। शीतल जी, आप तो बहुत ग्राउंड पे बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। क्या ये बताइए कि जो पिछड़ी जातियां क्या वाकई में बिदक रही हैं, जो अदर देन जाटव है, अदर देन यादव जातियां हैं, कुर्मी है, कुशवाहा है, बाकी मौर्य जातियां हैं, या ये सिर्फ मीडिया में एक परसेप्शन बनाया गया है? शीतल जी, आपने को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। शीतल जी हाँ, थोड़ा सा एक करेक्शन करके इसको लें। जो 6 मंत्री बनाए गए हैं उसमें से 3 दलित तबके से हैं, 3 पिछड़ी जातियों से। तो उन्होंने अपनी ओर से उनका जो पिछला भी मतदान जो भी वहाँ हुए हैं, चाहे विधानसभा का या लोकसभा का, उसमें गैर यादव पिछड़ी जातियों में और गैर जो जाटव दलित जातियां हैं उनमें बीजेपी ने अपना सोशल इंजीनियरिंग करके सफलता हासिल की। इस बार जो उन्होंने मंत्रिमंडल में जो भी नए लोगों को शामिल किया है उसी ओर उनकी दृष्टि है। लेकिन उससे जाहिर है कि आप कुछ भी बेहतर करते हैं जब 6 महीने 8 महीने रह जाते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक लोग कह रहे हैं कि उसका उतना असर होता है कि नहीं, ये बार बार देखा गया कि नहीं होता है। लेकिन अब बीजेपी है वो इस बार प्रयास कर रही है, हम उसके प्रयास को क्या कह सकते हैं। जिन लोगों को उसने लिया है उसमें से अनुप्रिया पटेल जरूर अपने समाज में एक बड़ा नाम है, उनके पिता की बनाई हुई पार्टी थी, उसका उनको फायदा मिला था, लेकिन उस पार्टी से इनके रिश्ते इधर लगातार खट्टे रहे। बीच में तो उन्हें मंत्रिमंडल में भी नहीं लिया गया था, तो इसकी नाराजगी थी, उन्हें लेके वो नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। लेकिन जो काम गंगवार साहब के मामले में कर दिया गया है, जिसको संजय शर्मा जी बता रहे थे, क्योंकि जो पूरब के कुर्मी नेता हैं, यानी जो पूर्वांचल वगैरह से आते हैं, जहां अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से आती हैं, और जो चौधरी साहब हैं वो भी महाराजगंज से हैं, वो भी पूर्वांचल से ही हैं। तो जिनको लिया गया है वो दोनों पूर्वांचल से हैं। उनका पश्चिमी कुर्मी समाज में जो अपना सबटाइटल भी अलग लगाता है, जैसे गंगवार यहाँ इस्तेमाल करता है, या उधर कानपुर के बाद कटिहार वगैरह होते हैं, इनमें उस तरह का प्रभाव नहीं रहा है। ये इन लोगों में हमेशा एक विलगाव रहा है, वरना तो कुर्मियों की तादाद उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हो जाती है अगर ये सब एक साथ। और वो एक बड़ा दावा कर सकते थे, वो कभी भी यादवों से कम नहीं है उनकी संख्या, बल्कि कई बार लोग कहते हैं ज्यादा ना हो। खैर, तो ये जो किया गया है इसका कोई तत्कालिक 6 महीने में रिजल्ट आएगा ऐसी मुझे कोई संभावना नहीं है। तो उन्होंने ठीक ही कहा, कौशल किशोर जी वाला जो एक्सपीरियंस दिया, उनके परिवार में ही किसी को, शायद उनकी पत्नी को या किसी को कोरोना हो गया था और वो बहुत परेशान रहे हैं उस पूरे दौरान एडमिनिस्ट्रेशन, और उससे धरना वरना देने की भी नोटिस दिया करते थे। तो ये सारे लोग ऐसे हैं जो योगी प्रशासन की आलोचना करते रहे। जालौन से जिन्हें लिया गया है वर्मा जी, वो कोरी समाज के हैं, जिस समाज से हमारे राष्ट्रपति भी हैं। तो वो एक अच्छा वोट बैंक है जिसे बीजेपी ने कन्नौज से लेके और बुंदेलखंड तक हासिल किया था, और उसी को सॉलिडिफाई करने की कोशिश की है। इसके चलते बघेल साहब की जाति को लेके अभी पूरे दौर में विवाद होता रहा कि वो पिछड़ी जाति से हैं कि ओबीसी से हैं, वो दलित से हैं। वो एक मुकदमा है, वही मुकदमा भी कहीं चल रहा है। लेकिन ये सही है कि इस एरिया में जहाँ से वो आए हैं, वहाँ वो पहले वो मुलायम सिंह यादव जी के सुरक्षा कर्मी होते थे। जब मैं वहाँ पत्रकार था तो वो खूब मिलते थे, वो उनके सुरक्षा दस्ते में थे। लेकिन उसके बाद उनका जो भी तरक्कियां हुई, और उसके बाद अब तो वो केंद्रीय मंत्री हैं और मतलब वो मिला है। तो बीजेपी ने अपनी चुनाव के हिसाब से बिसात बिछाई है। लेकिन अब चुनाव वहाँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की छवि बनी हुई है, वो घृणा बनाम एडमिनिस्ट्रेटिव असफलताएं हैं। बहुत घूसखोरी हो गई है उत्तर प्रदेश में, थानों वगैरह में बहुत अत्याचार है, पुलिस बहुत किस्म की लूटमार कर रही है। क्योंकि पुलिस के ही हाथ में वहाँ अभी जिला पंचायतों के चुनाव और अब ब्लॉक प्रमुखों के भी चुनाव होने जा रहे हैं, उन्हीं के हाथ में दे दिया है। वो लोगों से बहुत दादागिरी कर रहे हैं और इसका सबका बहुत जनरोष है।
कोविड में जो असफलताएं रही, जिसको मीडिया वगैरह ने कवर किया है, जो लाशों से नदियों के किनारे पटे रहे, वो सब आपके सामने ही है। और एक जनरल, अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है ऐतिहासिक जिसे कहा जाए, या कोई सचमुच में लोगों तक असर करने वाला, तो एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो जाती है। वो उत्तर प्रदेश में पैदा है। अब वो सिर्फ एक जाति के भरोसे, जिस जाति के मुख्यमंत्री हैं, वो इस चीज को खे पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। रविकांत जी, ये बताइए कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने 2014, 2017, 2019 और इनकी बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की कामयाबी मानी जाती थी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कर लिया जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं कर पाई, कि उन्होंने अदर देन जाटव, अदर देन यादव, अदर देन जाटव जो पिछड़ी जो दलित कम्युनिटी थी और अदर देन यादव जो पिछड़ी कम्युनिटी थी, उसको अपनी तरफ लेकर आए और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार 72 सीटें मिली और दूसरी बार भी उनको 65 सीटें मिली हैं और 300 से ज्यादा सीटें मिल गई। क्या ये पत्रकार बिरादरी जो है वो झूठ बोल रही है कि उनका सामाजिक आधार जो है दरक गया है? ऐसा कौन सा काम किया है? देखिए, जिन चुनावों का आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर नॉन जाटव और नॉन यादव, ये पिछड़े और दलित, ये दोनों समुदाय बीजेपी के साथ गए थे और उसकी बड़ी वजह भी थी। जो सामाजिक न्याय की राजनीति है या बहुजन की राजनीति है, उसके जो अपने अंतर्विरोध हैं, जिसमें 3 चीजें मैं देखता हूं खास करके, परिवारवाद है, अवसरवाद है और भ्रष्टाचार। इसके खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन किया और जो शीतल जी ने कहा कि जो एक तरफ नफरत है, जो नफरत की राजनीति सीधे होती है, विभाजनकारी जो राजनीति होती है, और उसमें यह बताया गया कि सारे संसाधनों पर, सारे अधिकारों पर जो हक है वो जाटवों को मिला और दूसरी तरफ यादवों को मिला पिछड़े में, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अगर आप दलितों की ही बात करें तो करीब 21.5% दलित है यूपी में, जिसमें से 50% से ज्यादा 55% जाटव है। तो जो जिसकी संख्या ही आधे से ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि नौकरियों में भी वो ज्यादा होंगे। और ये भी है कि जगजीवन राम साहब जो कांग्रेस में थे, उनके वजह से भी, और अम्बेडकराइट मूवमेंट उनके जाति में ज्यादा गया, तो उस वजह से उनमें चेतना जल्दी आई, पढ़ाई लिखाई उनकी ज्यादा हुई, तो ऑब्वियस है कि नौकरियों में भी वो ज्यादा गए। फिर बीएसपी जैसा राजनीतिक दल आया जिसमें कांशीराम ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया और उस वजह से भी जो मलाईदार पद है वो उनके पास गए। तो इस वजह से जाटव बरादरी का एक सशक्तिकरण हुआ। लेकिन जो और जातियां हैं उसमें से चाहे कोरी हो, धोबी हो, पासी हो, वाल्मीकि हो, सोनकर हो, इन जातियों में भी जो सरकारी नौकरियां हैं वो मिली है, ऐसा नहीं कि नहीं मिली है। लेकिन उनके खिलाफ भड़का करके भारतीय जनता पार्टी ने, सोशल इंजीनियरिंग का जो आधार है बीजेपी का वो नफरत है। उसी तरह से यादवों में हुआ कि यादव जिस तरीके से मजबूत हुए मुलायम सिंह के गवर्नमेंट में, उस वजह से अब कुर्मी, जबकि सरकारी नौकरियों में ज्यादा है, खास करके क्लास 1 और क्लास 2 में, पुलिस और इन विभागों में यादव जरूर ज्यादा है। और योगी सरकार ने इसको करके अभी सर्वे भी कराया था पिछले 2 साल पहले, और योगी जी की कोशिश ये थी कि हम ये दिखा दें अगर कि यादव ज्यादा नौकरियों में है तो ये आरोप बहुत पुख्ता तौर पर लगाएंगे। लेकिन पता लगा कि कुर्मी ज्यादा है नौकरियों में, इसलिए वो जो रपट थी वो दबा दी गई। तो पूरे नफरत के आधार पर ये नॉन जाटव और नॉन यादवों को जोड़ा गया था। लेकिन अब आपका जो सवाल है कि इतने दिनों में क्या हुआ है, अगर आप तत्काल ही देख लें तो जो आजमगढ़ में हो रहा है पिछले 2-3 दिनों में, एक पासवान बिरादरी के प्रधान के घर को बुलडोज कर दिया गया। उसकी औरतों के साथ वहां का जो थानेदार है, जो सवर्ण जाति का है, वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, या कुछ दिनों पहले हमने हाथरस में देखा कि जिस तरीके से पूरे बेशर्मी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन अपराधियों के पक्ष में खड़ा हुआ था और जो दलित लड़की थी उसके खिलाफ एक तरह से खड़ा हुआ था। तो ये दलितों के साथ, या जो 2 कुर्मी मंत्री लेकर के आए हैं, आप प्रतापगढ़ की घटना को याद कीजिए जहां कुर्मी और ठाकुरों के बीच में एक तरह से पूरा संघर्ष हुआ जिसमें कुर्मियों के घर जला दिए गए वहां, और उसकी आंच लखनऊ तक गई, वो पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ था। और जो लोग आंदोलन करने के लिए आए थे उनको भी बहुत बेरहमी के साथ पुलिस ने पीटा था। तो कुर्मी जो परंपरागत वोट है, आज का नहीं है, जैसे लोध है कल्याण सिंह के साथ बीजेपी के साथ आया था, वैसे ही कुर्मी भी बहुत मजबूती के साथ बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है। लेकिन अब जो हुआ है, ये घटना प्रतापगढ़ की है, कई ऐसी घटनाएं हैं
जिसमें चाहे कुर्मी हो या मौर्य के साथ तो माना जाता है कि बारह खिलाफी की, अपने मुख्यमंत्री का चेहरा देख करके डिप्टी सीएम बना दिया, या निषाद हो। मुझे ताज्जुब हुआ कि इसमें संजय निषाद को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि निषाद एक बड़ी जाति है और पूरे जो गंगा और यमुना की बेल्ट है वहां पर उनका प्रभाव है, वो एक बड़ी वोट बैंक है, तो उसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन जातियों को फिर से उनको एक तरह से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हालात हैं वो थोड़े से विपरीत है भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल। आलोक जी, जो बात रविकांत जी कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत है? ये क्विक फिक्स है या जिसे कहते हैं ना 2 मिनट के अंदर नूडल बना देना, कि भाई अब 8 महीने रह गए हैं, 4.5 साल आपने ध्यान नहीं दिया, अब फटाफट नूडल बनाओ और उसको खटाखट खा लो और उसके बाद सारा वोट आपकी झोली में पड़ जाएगा। आप यूपी चुनाव की नजर से कहें तो ये क्विक फिक्स भी दिख रहा है और विनाशकाले विपरीत बुद्धि भी कह सकते हैं आप इसे। जो संतोष गंगवार का जिक्र संजय शर्मा ने किया, संजय उस इलाके के रहने वाले हैं, बदायूं के रहने वाले हैं, ये उनको कुर्मी जाति का नेता बता रहे हैं। कुर्मी जाति में बिल्कुल पक्की बात है उनका प्रभाव होगा, लेकिन संतोष गंगवार के चुनाव क्षेत्र में और उनके बगल वाले चुनाव क्षेत्र में भी उनका एक जनप्रतिनिधि के तौर पर बहुत मजबूत पकड़ है उनकी। किसी जात का, किसी धर्म का आदमी संतोष गंगवार के घर पहुंच जाता था अपना काम करवाने, और इस तरह के नेता जो 8 टर्म के सांसद हैं, अगर आपने पूछा कि वहां चलिए थानेदार से काम है, तो बजाय इसके कि थानेदार को यहाँ बुलाओ, अच्छा चलो तुम कैसे आए हो, कहा मोटरसाइकिल से आया हूँ, हाँ चलो गाड़ी में तो टाइम लगेगा, तुम्हारी बाइक पे पीछे बैठ जाता हूँ, चल के अभी बता आता हूँ। इस तरह का जो नेता है वो, उसको हटाने का क्या असर होगा इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। अनुप्रिया पटेल और उनकी जाति देखकर रोहिलखंड का कुर्मी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा या नहीं देगा, एक अलग कहानी है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ये क्विक फिक्स साबित होता है कि नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में पता चल जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि जो कौशल किशोर योगी जी के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे थे उनको मंत्री बना दिया गया है, जो संतोष गंगवार कोरोना संकट को लेकर चिट्ठी लिखकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है, और अभी जो लिस्ट आनी शुरू हो गई है आपने देख ली होंगी, लेकिन हमारे देश के नए सूचना और प्रसारण मंत्री का नाम सामने आ गया है, वो श्री अनुराग ठाकुर हैं, जिनके चुनाव प्रचार में शामिल होने पर कुछ दिन के लिए रोक लगाई गई थी। उनको सूचना प्रसारण मंत्री बनाकर यह सरकार क्या संदेश देना चाहती है, ये आप खुद सोचिए। इसका अर्थ है कि जो सूचना प्रसारण मंत्री अभी तक थे वो कुछ काम अधूरा छोड़ गए हैं, वो काम पूरा नहीं कर पाए। जहां डेफिशिएंसी पाई गई है वो देख लीजिए। जो हटाए गए हैं लोग, उनको जो बिल्कुल बाहर हो गए उनको छोड़ दीजिए। अभी जो लिस्ट है उसमें अभी आपको डिमोशन और प्रमोशन का भी हिसाब लगाना पड़ेगा। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी अब पेट्रोलियम और स्टील मंत्री से स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हो गए हैं, जो इस सरकार के सबसे दमदार मंत्री हुआ करते थे। लेकिन अनुराग ठाकुर का जो प्रमोशन है ये आपको एक तरह का संदेश देता है, और मुझे लगता है सुतोष जी आपके लिए, हमारे लिए, हमारे साथ के जो लोग हैं इन सबके लिए बड़ा संदेश है कि जो काम पिछले मंत्री जी अधूरा छोड़ गए हैं, और इनका तो एजेंडा और इनका तरीका साफ है, तो पब्लिकली बता चुके हैं कि किस तरीके से लोगों से निपटना है। तो मुझे लगता है कि रास्ता तय है, मैसेजिंग साफ है। बाकी देश का क्या होना है, अर्थव्यवस्था का क्या होना है, अभी इकोनॉमिक मिनिस्ट्री सामने आई नहीं है, जब आएंगी तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये एक चीज आपको दिखाती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल विजय जी, ये जो बात कह रहे हैं आलोक जी, थोड़ा शरीफ किस्म के आदमी है। कुछ बातों को उन्होंने स्पष्ट तौर पे नहीं किया है। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली चुनाव के दौरान नारा दिया था देश के गद्दारों को, और उसके बाद नारे लगवाए थे गोली मारो डैश 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 डैश। वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए देश के, जिनके खिलाफ पूरे देश में आवाज उठाई गई थी कि भाई इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए क्योंकि ये खुलेआम हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। अब अगर ये राजनीति है तो इसका क्या इलाज है, या इसका क्या असर पड़ने वाला है आईएनबी मिनिस्टर के तौर पर, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन मेरा सवाल बहुत सिंपल सा, मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि संतोष गंगवार को हटा के आप अनुप्रिया पटेल को अगर प्रमोट करते हैं तो क्या इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? दूसरा, संतोष गंगवार को क्यों हटाया गया, उनकी गलती क्या, वो किस लिए उनको सजा दी गई, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पकड़ बड़ी अच्छी है बीजेपी और आरएसएस में। एक तो आलोक जोशी जी जो है ना केवल शरीफ आदमी है, मेरे सम्माननीय भी बहुत है।
उसमें जोड़ना चाहता हूँ, समझे? तो शरीफ आदमी नहीं है। तो पहली बात ये बिल्कुल उसी तरीके की बात होगी जैसे कवि सम्मेलन में सारे कवि एक दूसरे का सम्मान करते हैं। चलिए आगे। नहीं, संतोष गंगवार जी को मैं बहुत जमाने से जानता हूँ और जितना सब लोगों ने कहा वो उतने ही लोकप्रिय, उतने ही सीधे साधे राजनेता हैं। मुझे याद आता है कि 98-99 का चुनाव था, प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, तो 99 का चुनाव होगा, मैं उनके साथ चुनाव प्रचार के लिए गया हुआ था, उनके साथ चुनाव प्रचार कवर कर रहा था। तो चुनाव प्रचार के दौरों में ऐसा होता है कि अक्सर लेट हो जाते हैं और कुछ सभाएं छोड़नी पड़ती है, ये करना पड़ता है। तो वाजपेयी जी को कहा गया कि अब हम लोग बरेली नहीं जा पाएंगे, बरेली उनका चुनाव क्षेत्र है, तो वहां उनके चुनाव क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। तो वाजपेयी जी का नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई सभा छोड़िए, एक आध सभा छोड़ दीजिए, संतोष जी के कार्यक्रम में जाना जरूरी है। तो ये सम्मान वाजपेयी जी संतोष गंगवार के लिए रखा करते थे। अब संतोष गंगवार का जाने का कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, ये तो पार्टी को, प्रधानमंत्री को समझ में आया होगा, कुर्मी वोट को लेकर भी समझ में आया होगा। अनुप्रिया पटेल अलग किस्म की नेता हैं और पूर्वांचल की नेता हैं, लेकिन बीएल वर्मा को इधर से उनके इलाके से लाया गया है। और मुझे लगता है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो गुंजाइश उत्तर प्रदेश के लिए रह गई होगी, जिन समाजों को या जिन वर्गों को नहीं जोड़ा गया होगा, उसको यदि जो अगले हफ्ते तक उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जो विस्तार होने वाला है, मुझे लगता है उसमें भी उन जगहों को भरा जा सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह होती है, जैसे निषाद का जिक्र किया रविकांत जी ने, तो निषाद पार्टी का प्रतिनिधित्व शायद उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में हो जाए और लोगों का भी हो जाए। जैसे अमरीश जी ने जिक्र किया कि बाढ़ आने के वक्त में बांध बनाने से बांध बनाए नहीं जा सकते और बांध बनाने का फायदा नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बाढ़ आ जाए तो एनीकट्स तो बनाए जा सकते हैं ना। तो छोटे छोटे एनीकट्स बना लीजिए, बांध नहीं बन रहा, थोड़ा पानी बह जाएगा, थोड़ा पानी रुक जाएगा, तो वो सारी एक्सरसाइज होती है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ हो ही जाए, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश की जाती है। सर, एक बड़ी बीमारी हो जाए, मान लीजिए कैंसर हो जाता है, तो कैंसर ठीक नहीं हो रहा तो कम से कम दर्द की गोली तो देते हैं। बुखार तेज हो जाए तो बुखार की गोली भी देंगे ना। अब आप पैरासीटामोल देंगे और फिर कहेंगे कैंसर तो ठीक नहीं हो रहा। अब गंगवार जी को आप किस श्रेणी में रख रहे हैं? नहीं, गंगवार जी का बड़ा असर है, लेकिन वो परफॉर्मेंस के आधार पर शायद प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया हो, या जो नाराजगी है जो उन्होंने चिट्ठी सार्वजनिक तौर पर लिखी है, वो भी एक कारण हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन संतोष गंगवार की लोकप्रियता पर सवाल करना मुझे उचित नहीं लगता। संजय जी, एक तरफ तो वो कौशल किशोर को मंत्री बनाते हैं जो लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पे एक तरीके से हमलावर रहते हैं, दूसरी तरफ संतोष गंगवार को हटा देते हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। तो क्या समझा, ये बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है या दरअसल वाकई संतोष गंगवार ने अपने मंत्रालय में अच्छा काम नहीं किया? नहीं, देखिए, अगर नहीं भी किया होता संतोष गंगवार ने अच्छा काम, तो जब 5 महीने बाद, 5.5 महीने बाद यूपी के चुनाव की घोषणा होनी है, तो उस पूरे जो 7-8 जिलों में बहुत प्रभावी भूमिका रखता है, उस नेता को हटाने का औचित्य नहीं बनता। अब जैसा आलोक जी ने बताया, मैं बरेली में 2003 में स्टार न्यूज में काम करता था। एक वाक्य हुआ इस जगह का, मैं उनके घर चला गया, तो मैं बाइक चलाते हुए चला गया। मैंने संतोष जी ने कहा कि वहां पे ये बहुत गंदगी है और यहाँ ये समस्या हो रही है। संतोष जी उठे, 10-12 लोग बैठे, बोले चल देख के आते हैं। मैं बाहर आया, थोड़ा अचकचाया कि गाड़ी होगी, बोले आपकी गाड़ी कहाँ? मैं कहा मेरी मोटरसाइकिल। बोले स्टार्ट करिए। तो वो पेट्रोलियम मिनिस्टर होते हुए मेरी गाड़ी में मोटरसाइकिल में बैठ के वहां तक चले गए। जब वो बरेली में घुसते थे तो ये निर्देश होता था कि कोई गाड़ी पे लाल बत्ती नहीं लगेगी, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होगा, साधारण गाड़ी में घूमते थे। तो जैसे आलोक जी ने कहा कि हर वर्ग पे समाज के उस व्यक्ति का प्रभाव है। और 2017 में आशुतोष जी, जब उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष, जो 10-12 नाम चल रहे थे, जिसमें संगीत सोम तक का नाम कभी कभी चल गया था अचानक से, उसमें एक नाम संतोष गंगवार का भी चल रहा था कि पिछड़ी जाति से आते हैं, बड़ा चेहरा है और बार 8 टर्म में रहे हैं, तो इनको प्रदेश को लाके उपयोग कर लिया जाए। मोहनलालगंज के सांसद जी ने ना केवल सिर्फ चिट्ठी लिखी, अभी 2 महीने पहले का जिक्र है, मोहनलाल कौशल किशोर जी के बेटे को गोली लग गई थी, हंगामा मच गया, सांसद के बेटे को गोली लग गई है। जब पुलिस ने FIR, सांसद जी गुस्से में आ गए, पुलिस ने पड़ताल करी, पता चला बेटे ने खुद ही गोली मार ली है। बेटे की बहू ने सांसद जी पर आरोप लगाए। तो कौशल किशोर जी 1 साल में इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं योगी सरकार के लिए, तब भी वो ताजपोशी कर जाते हैं। इलाके के थानेदार तक तो उनसे बात नहीं करते थे, अब उनको सलाम करना पड़ेगा। तो संतोष गंगवार को अगर यही माना जाए कि उन्होंने चिट्ठी लिख दी, कोरोना में नाराजगी करी, तो उनसे 1000 गुना ज्यादा कौशल किशोर ने करी। तो ये किसी को समीकरण समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह समीकरण में लोग नाराज जरूर हैं। और ब्राह्मण समाज के कुछ बड़े नेता ये कह रहे थे कि हम तो मान रहे थे कि ब्राह्मणों का इस बार सम्मान कुछ ज्यादा होने वाला है,
जो उत्तर प्रदेश में ये चल रहा था कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों में स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा रहती है, तो उस नाते से चूंकि योगी जी का चेहरा क्षत्रिय है तो ब्राह्मण ज्यादा एडजस्ट किए जाएंगे, तो उस ब्राह्मण चेहरे को नाम आ गया जिसको कोई जानता नहीं है। तो ये कवायद तो की गई थी चुनाव जीतने के लिए, ये कवायद मुझे लग रहा है ये सेल्फ गोल ज्यादा हो गया, हिट विकेट ज्यादा हो गया, क्योंकि मुझे सीन जब से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तब से जितने लोगों से बात हुई, कहीं पे भी ये समझ में नहीं आया लोगों को कि क्या वास्तव में पिछड़ी जाति, दलित जाति, ब्राह्मण समुदाय इससे खुश होगा। केवल ऐसे लोगों को बना देने से जिनके नाम केवल जाति का होगा, बड़े नेता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत खास प्रभाव पड़ने वाला है। और जैसे आजमगढ़ की बात करी रविकांत सर ने, तो उससे भी बड़ा दलित समाज में, पासवान समाज में, और पासवान बहुत आक्रामक वोट है, 7-8% वोट है। तो ये केवल नाम कर देने से और दलितों की बात न सुनने से कोई बहुत अच्छा परिणाम होगा नहीं। तो मुझे लग रहा है इस समय बीजेपी बहुत फंसी हुई है ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से स्टेप कैसे उठाना चाहिए। और दिल्ली और लखनऊ के बीच में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज एक बार फिर ये चर्चाएं तेज हो गई कौशल किशोर के बनने से। ठीक है, शीतल जी जरा ये बताइए कि अजय मिश्रा जी के बनने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? ब्राह्मण जो नाराज हैं, थोड़ा सा वो उनके मलहम लगेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा बार बार कि भाई चूंकि राजपूत और क्षत्रिय इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ब्राह्मण समाज जो है थोड़ा सा नाराज चल रहा। बहुत लोग तो ये कह रहे थे जितिन प्रसाद के आने से शायद कुछ मलहम लग जाए। आपको अपने को अनम्यूट करने पड़ेगा शीतल जी। फिर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। और हेलो, आवाज जा रही है? आ रही है, आप बोलिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपने अब ध्यान दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो थोड़ा बहुत अब ये संभावना बनी है कि बीजेपी चुनाव हार भी सकती है या बहुत कठिन मुकाबले में है, उसकी वजह यही समाज का हिस्सा है जिसमें बेचैनी उत्तर प्रदेश में अगर आप लोगों से बात करते हैं तो महसूस की जा रही है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि समाज में ये तो अभी हमारा समाज सामंती समाज है। उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक जनता गांव में रहती है, और वहाँ ब्राह्मण समाज के लोग या क्षत्रिय समाज के लोग, ये लोग बहुत प्रभाव डालते हैं। और ये अपने इनकी संख्या चाहे जो हो, लेकिन ये उससे ज्यादा कई मल्टीफोल्ड होते हैं। अभी आप जो चुनाव हुए, चाहे जिला पंचायत के हुए या औरों के हुए हों, उसमें सबने इन्हीं सबको आप देखते हैं कि धीरे धीरे चीजों पर इनका कब्जा हो जाता है। तो इस समाज में जो बेचैनी है, अगर वो 30% से ज्यादा ब्राह्मण समाज का हिस्सा इस सरकार के खिलाफ सोचता समझता बोलता है, जो कि इस समय लग रहा है, मेरी जो बात जिन लोगों से हो रही है उसके हिसाब से संख्या ज्यादा है, मैं इसको बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट में ले रहा हूँ, उनके हिसाब से मामला आधे तक पहुंच चुका है और उसके बाद ये बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये 30% से ज्यादा है तो बीजेपी के लिए बहुत चिंता का विषय है, और इसलिए कि सरकार के तंत्र में उनकी बहुत बड़ी संख्या है, सबसे ज्यादा संख्या है, सबसे प्रभावशाली संख्या है। मीडिया लगभग सवर्ण जातियों का ही है, सब वही लोग उसमें होते हैं, उन्हीं लोगों की बातचीत, उन्हीं लोगों का कहना सुनना। तो इसकी वजह से इस हस्तक्षेप का अगर जवाब नहीं दे पाई सरकार, जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जैसे कि पूरी संभावना है, क्योंकि उसका भी विकल्प मुझे नहीं लगता इस पार्टी के पास फिलहाल है, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उनको हराने के लिए सवर्ण जातियों में से काम करेंगे, खासकर ब्राह्मणों में से, और तब क्या नतीजे होंगे ये समझना अभी तो बहुत मुश्किल है। बट अमरीश जी, पिछले करीब 4-5 सालों में, बल्कि मैं कहूँ 2014 के बाद से जो CSDS का सर्वे आया है, बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है कि अपर कास्ट में 75% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिलता है। उसमें अगर सबसे बड़ी संख्या अगर 75% में सबसे ज्यादा है तो ब्राह्मणों की है, क्षत्रियों की है और वैश्यों की है। क्या ये जो शीतल जी कह रहे हैं, क्या वाकई में ये उनके इलेक्टोरल बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा? क्योंकि जैसे सूरत के व्यापारी हैं, नाराजगी खूब जताते हैं, लेकिन अंत में वोट वो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। तो इसकी कौन सी गारंटी कि ब्राह्मण समाज नाराजगी तो दिखाएगा, लेकिन अंत में अखिलेश यादव को तो वोट नहीं देगा, मायावती को वोट तो नहीं देगा, वो जाएगा तो बीजेपी के पास ही। मैं एक उदाहरण उपचुनाव का दे रहा हूं, गोरखपुर के उपचुनाव का, जो लोकसभा से पहले हुआ था, जहां समाजवादी पार्टी योगी जी के गढ़ में जीत गई थी। उसमें मुख्य भूमिका जो निभाई थी वहां के एक ब्राह्मण नेता थे और हरिशंकर तिवारी,
उनका काफी वर्चस्व भी था, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार गई थी। तो ये एक उदाहरण है किस तरीके से ब्राह्मण जो दिग्गज नेता हैं, अगर वो चाहेंगे तो अपने साथ साथ और भी जातियों का गठजोड़ बना करके वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए अनिवार्य है। ब्राह्मण समाज के लिए बीजेपी अनिवार्य नहीं है। वो बीएसपी को जा सकती है, वो सपा को जा सकते हैं, वो कांग्रेस को भी जा सकते हैं। इसलिए ये समझना भूल होगी भारतीय जनता पार्टी की कि ब्राह्मण उन्हीं के साथ जाएंगे। मेरा अभी भी मानना यह है कि अभी जो हालात है इस समय, इसमें सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी की है ब्राह्मण समाज की है, और वो अगले आने वाले चुनाव में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा। कहां पे जाएगा, किसके साथ जाएगा, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से अलग होगा। जी अमरीश जी माफ करिएगा, मुझे आपकी बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही। मुझे इसलिए समझ में आ रही क्योंकि जब भी हिंदुत्व की बात की जाती तो माना जाता है कि वो एक तरीके से जो मानसिकता है वो ब्राह्मणों के साथ जाके जुड़ती है। तो जो पार्टी उनके हित की बात करती है, जो पार्टी उनके समाज को सत्ता में लाने की बात करती है, वो पार्टी दूसरे समाज के लोगों को कैसे एक्सेप्ट करेगी? वो समाजवादी पार्टी के साथ कैसे जाएगी? वो बीएसपी के साथ कैसे जाएगी? वो 2007 की बात अलग थी जब मायावती के साथ ब्राह्मण समाज जुड़ा था। आज तो उनकी सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हुए हैं, ब्रजभूषण तिवारी से लेके बहुत सारे नेता हुए हैं जो ब्राह्मण हुए हैं। दूसरी चीज ये मानना कि ब्राह्मण सीधे सीधे सिर्फ भाजपा में जाता है, ये गलतफहमी है। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, उसके साथ दलित जातियां भी जुड़ जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे पूर्वांचल है, पूर्वांचल में अगर दबदबा हरशंकर तिवारी का है गोरखपुर रीजन में, तो वो उनका टकराव है योगी से। और योगी आदित्यनाथ के लिए तो कहा ही जाता है, हम लोग लिखते रहे, 4 साल 11 महीने वो राजपूत रहते हैं, 1 महीना हिंदू हो जाते हैं, चुनाव होता है। तो ऐसे में ब्राह्मण समाज जाहिर सी बात है ज्यादा नाराज रहता है। और योगी नेतृत्व कर रहे हैं, जो शीतल जी ने कहा, इस चुनाव का नेतृत्व अगर योगी कर रहे हैं तो नाराजगी होगी। अगर कोई और चेहरा आता है तो बात अलग हो सकती है। जी ठीक है, आलोक जी आपको क्या लगता है? नहीं, अभी मुझे थोड़ा ये लग रहा है हम लोग फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे चर्चा कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये जो मंत्रिमंडल में हेरफेर हुआ है इस पे थोड़ी बात कर लें। क्योंकि ये अभी जो संदेश आ रहे हैं, विजय जी के पास संभवतः पूरी लिस्ट आई हो जो दिल्ली में पत्रकारों को आती है, मुझे तो जो टुकड़ों में आ रही है उसमें कुछ विचित्र बातें देखने को मिली। एक संदेश बहुत स्पष्ट लिख के आया है कि साहब स्वास्थ्य मंत्रालय को केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ मिला दिया गया है, और ये दोनों चार्ज एक को दे दिए गए हैं। ये चार्ज दे दिया जाना एक अलग बात होती है कि एक ही आदमी को स्वास्थ्य का और केमिकल फर्टिलाइजर का चार्ज दे दिया जाए, लेकिन अगर ये 2 मंत्रालय मिला दिए गए हैं तो क्या करना चाहती है सरकार? ये तो बहुत विचित्र संदेश मुझे लग रहा है कि स्वास्थ्य का रसायन और फर्टिलाइजर के साथ क्या संबंध है। शायद ये हो सकता है, मैं बहुत दूर की कौड़ी ला रहा हूँ, मेरे मन में अचानक विचित्र विचार आया है कि इन जो केमिकल और फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां यहाँ ऑक्सीजन बनती हो, तो पिछले दिनों ऑक्सीजन के संकट से सरकार को लगा हो कि ये मंत्रालय हमको जोड़ देना चाहिए, तो ये वाले मंत्री जी जो हैं आसानी से व्यवस्था कर लेंगे, या दवाओं का काम केमिकल मिनिस्ट्री के अंदर आता हो। तो ये क्यों हुआ है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इस तरह के 1-2 और संदेश आ रहे हैं कि ये मंत्रालय इस मंत्रालय के साथ जुड़ गया है। तो क्या मंत्रालय जोड़ दिए गए हैं या उस मंत्रालय को चार्ज मिल गए हैं? ये प्रश्न मुझे थोड़ा व्यथित कर रहा है, लेकिन है। आलोक जी, अभी मैं जानबूझ के मंत्रालयों में चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। दरअसल उसकी जो फाइन प्रिंट है, जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक बात बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आएगी। इसलिए मैं जानबूझ के मंत्रालयों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरा अपना मानना यह है कि ये सरकार ने जो पूरा का पूरा कैबिनेट रिशफल किया, उसके 2 ही महत्वपूर्ण कारण है। पहला, कोरोना की वजह से जो खुद प्रधानमंत्री जी की अपनी छवि है उसको नुकसान पहुंचा। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर उनको लगता है कि उनकी सरकार को खतरा है और यूपी बीजेपी की सरकार खतरा है, इसलिए पूरी एक्सरसाइज की गई। और ये एक्सरसाइज इतने बड़े लेवल पे कर दी गई है, ये मोदी जी का अपना करिश्मा है कि इतने बड़े लेवल पे एक्सरसाइज कर दो ताकि लोगों को लगे देखो जो इतनी गलतियां हो गई वो ठीक है, अब देखो हम बहुत शानदार काम करेंगे। तो इसलिए मैं मंत्रालयों में चर्चा। बट रविकांत जी, जो सवाल बार बार घूम के आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि हिंदुत्व का जो पूरा का पूरा चेहरा है, वो चेहरा जो है आज की तारीख में बैकवर्ड पॉलिटिक्स से थोड़ा सा सहमा हुआ सा दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए आप 3 दलितों को, 3 पिछड़ों को आप मंत्रिमंडल में लाते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से एक भी माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम तबका, बाकी 4 लोगों को जगह से मिली हुई है, लेकिन सिर्फ
और सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो 19% आबादी है, उसमें किसी को जगह नहीं मिली हुई। भले ही मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया पिछले दिनों कि साहब मुस्लिम जो है वो हिंदू ही है और इसमें जगह नहीं मिली है, तो इससे जाहिर है कि एक तरह से वो संदेश कहीं और दिया जा रहा था। मुझे लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है उसको लेकर के वो संदेश दिया जा रहा था। लेकिन भारत में तो पॉलिटिक्स हिंदुत्व की ही होगी और सांप्रदायिकता की ही होगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव का जैसे ही आहट होती है, हमने दो मुद्दे खास करके उठते हुए तुरंत देखे हैं। एक तो धर्मांतरण का मामला और दूसरा जनसंख्या नियंत्रण का। इसके पहले लफ्ज़ तो चल ही रहा है। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ले दे करके केवल सांप्रदायिकता मामला है और उसके अलावा वो सामाजिक जो इंजीनियरिंग है उसको करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरीके से जो दलित और पिछड़ों में भारतीय जनता पार्टी की जो हैसियत दरकी है, जो उसकी छवि खराब हुई है, एक जो वादा खिलाफी का मामला गया है, और उतना ही नहीं है। आप देखिए कानून व्यवस्था का मामला तो है ही कि ऊपर से लेकर के वो थाने के दरोगा तक उसमें किन जातियों के लोग बैठे हुए हैं, और फिर जिस तरीके से दलित और पिछड़ों को प्रशासन से लेकर के और थाने में जैसे मार पड़ रही है, जैसे उनकी नहीं सुनी जा रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है लोकल स्तर पर। लेकिन इसके अलावा आप देखिए जो वादा खिलाफी की गई वो भी लोगों को दिख रही है। तो इससे ये लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जमीन बहुत दरक गई है, खास करके उत्तर प्रदेश में। योगी जी का चेहरा हट नहीं पाया है उस वजह से भी, और समाजवादी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो योगी जी बने रहे तो बहुत आसान होगा सपा को लड़ाई लड़ना। तो ये मुद्दा है। दूसरा ये है जो सवाल आपने किया था ब्राह्मण वाला मामला, एक ही ब्राह्मण चेहरे को शामिल किया गया है और जो पिछले 2 साल से चल रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, उसे मुझे लगता है कि एक तो ये नैरेटिव है कि जो दलित और पिछड़ों के पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ब्राह्मण की नाराजगी को क्रिएट किया गया है। वो कथित रूप से वो नाराजगी है। और ये भी मैं जानता हूं कि ब्राह्मण खास करके वो संघ से जुड़ा हुआ है, वो तो बाहर जाएगा ही नहीं। दूसरा ये है कि ब्राह्मण तबका, जो अमरीश जी कह रहे थे कि वो जाता है, मैं मानता हूं वो जाता है, लेकिन वो एक ही स्थिति में जाता है जब भारतीय जनता पार्टी हार रही हो। अगर बीजेपी की स्थिति अगर बेहतर होती है तो ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ करके नहीं जाएगा। हाँ, ये है कि अगर सपा की स्थिति मजबूत होती है या बीएसपी की स्थिति मजबूत होती है तो वो जाहिर तौर पर जाएगा और ये दिखाएगा कि साहब ब्राह्मण आया इसलिए ये सरकार बनी। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, बड़ी दिक्कत हो गई भाई, मैं कंफ्यूज हो गया हूं पूरी तरीके से, या पूरी बातचीत अंत पे पहुंचते पहुंचते कंफ्यूज हो गया। मैं तो ये समझ रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने देखिए पिछड़ों को, दलितों को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। अब जो रविकांत जी कह रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर बनाने से काम नहीं चलने वाला, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाने से काम नहीं चल, थानेदार बनाइए तब हम देखेंगे। ये क्या चक्कर है? देखिए रविकांत जी बहुत जमीन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात जोड़ दूं। जब आलोक जी ने बात की मंत्रालयों की, तो मैं एक चीज थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि जो अनुराग ठाकुर है उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय नहीं दिया गया है। जो वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव, उनको रेल मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया। मतलब पीयूष गोयल से हटाकर रेल मंत्रालय जो है अश्विनी वैष्णव को दे दिया और सूचना प्रसारण मंत्रालय भी उनके पास। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी लॉ एंड जस्टिस, वो किरण रिजिजू को दे दी गई है। अनुराग ठाकुर को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी गई है। विजय जी अभी इस बात में कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि जो एनडीटीवी की रिपोर्ट है वो कह रही कि इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल लिस्ट आ गई है आशुतोष जी। तो खैर मैं उसमें चर्चा में जानबूझ के नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी उसमें चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें फाइन प्रिंट्स क्या है, किसको क्या मिल रहा है, वो बात अलग सवाल। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मिनिस्टर बनाने से काम नहीं चला, थानेदार बनाइए। तो योगी आदित्यनाथ का थानेदार बनाएंगे क्या? थानेदार, देखिए रविकांत जी बहुत जमीन की बात कर रहे हैं, जमीन की राजनीति की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में थानेदारी सबसे बड़ा कलेक्टर है, सबसे बड़ा मंत्री जो है ना वो थानेदार ही है। थानेदार जो जिस जाति का होगा, जिस समाज का होगा, उसकी वहां पर दादागिरी या जो भी कहें आप प्रतिनिधित्व चलेगा। लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है कि योगी आदित्यनाथ किसी एक समाज को जिसके साथ उनकी बहुत नहीं बनती ऐसा माना जाता है उसके थानेदार बनाएं, और वो बहुत जल्दी होने वाला नहीं है क्योंकि चुनावों में तो बहुत महत्वपूर्ण है थानेदार की, एसपी की और डीएम की भूमिका किस तरह की होती है। लेकिन मैं रविकांत जी की इस बात से भी सहमत हूं कि ब्राह्मण जो है वो बहुत जल्दी नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा। पहली बात, ब्राह्मणों के लिए माफ कीजिए कि वो न बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने वाले हैं, न समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाले हैं, न भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं, न कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं। वो सिर्फ
भीष्म पितामह है, सत्ता के सिंहासन से बंधे रहते। मैं जो सरकार में रहेगा, मैं विजय जी आपकी बात से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि आपके नाम के आगे त्रिवेदी जी लगा हुआ है, इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तो दलित ब्राह्मण हूँ, लेकिन जो सिंहासन पर बैठा रहेगा, जो सत्ता में बैठा रहेगा, बीजेपी, आप उसके साथ जाएंगे, मतलब जो सत्ता में बैठा रहेगा उसके साथ आप जाएंगे। ब्राह्मण जो है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, जो ब्राह्मण है, जो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, वो सत्ता में रहने वालों के साथ रहते हैं। बीएसपी के साथ भी 2007 में इसलिए गए थे क्योंकि उस समय कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा था कि वो सरकार में चले जाए। और अभी जब सीएसडीएस के सर्वे का आपने जिक्र किया, 75%, नाराज भी हो जाएंगे तो 15-20% और कम हो जाएंगे, 10-20% कम हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणों के नाराज होने की बात, ठाकुर और ब्राह्मण जो है ना, वो एक 36 का आंकड़ा होकर भी कभी 36 जो है ना उलटता है तो वो दोनों मिल भी जाते हैं, तो इसलिए वो बहुत विरोध नहीं होने वाला। मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं जाने वाला। कुछ वीपी सिंह की सरकार की तरह है। वीपी सिंह की सरकार को दक्षिणपंथी भी समर्थन देते थे और वामपंथी भी देते थे, ये आप कहना चाहते। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये बड़े नेता हो, हरिशंकर तिवारी की बात हो या कुछ ऐसे नेता हो जो उनके खिलाफ हो योगी जी के, वो अपने जगह पर अपने इलाकों में कंसोलिडेट कर सकते हैं ब्राह्मण वोट को, और वो ठाकुरों के खिलाफ नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो जो भी होगा वो अपने को कंसोलिडेट करेगा। ठीक है आलोक जी, अंत में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोग हैं, नाराजगी है, वो तो देखिए जाति वाले कारण से या किसी अन्य कारण से वो अपनी जगह है, लेकिन जो बड़ी नाराजगी आज की तारीख में है, जिसको मैनेज करने की आवश्यकता थी, वो है कोरोना। और अभी अगर आप सोचते हैं कि इंसान भूल जाएगा अगले 8 महीने में कि कोरोना का क्या हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो बड़ी गलतफहमी है। और ये जो अभी रिशफल में जो हम जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, जो दिख रहा है कि साहब इतने ओबीसी, इतने दलित ये बनाए गए, ये क्या दिखा रहा है? वो पार्टी जो दूसरी पार्टियों पर जातिवाद का आरोप लगाती थी और खुद धर्म की राजनीति करती थी, दूसरों से जाति की राजनीति करवाती थी, वो अब जाति की राजनीति भी अपने साथ लेना चाहती है। वो चाहती है हम जाति वाली राजनीति भी अपने ही खाते में आ जाए। तो आप धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति एक साथ कैसे कर पाएंगे? ये एक विरोधाभास है। क्या इसको मैनेज करने में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी सफल हो पाते हैं? ये दिखाई पड़ेगा इस समय। देखिए राजनीति का जब एमवाई कॉम्बिनेशन बनता है तो वो भी तो जाति और धर्म का कॉम्बिनेशन है। अरे विजय जी, मैं आपकी बात कहने वाला हूँ। विजय जी मैं बिल्कुल आपकी बात कहने वाला हूँ। देखिए इस देश के अंदर कोई ऐसी पार्टी नहीं जो जाति के आधार पर राजनीति ना करती। जाति के आधार पर टिकट दिया जाता है, जाति के आधार पर नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है, जाति के आधार पर उनको कैबिनेट में जगह मिलती है, जाति के आधार पर काउंसलर से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक बनाए जाते हैं। अन्यथा कोई कारण नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अलहदा करके हम ये कहें कि चूंकि हिंदुत्व की बात करती है, जाति की बात नहीं करती है, तो शायद 2014 में जाना पड़ेगा जब वो अदर देन जाटों की बात कर रहे थे, जब अदर देन यादवों की बात कर रहे थे या ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर की बात करते, तो वो उस बहस में हम नहीं जाते। अंत में महत्वपूर्ण बात इसी बात को लेकर यह है कि दरअसल इस देश के अंदर क्या रोटी कपड़ा मकान के आधार पे इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी के आधार पर वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी के आधार पर वोट पड़ेगा तो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी के लिए बड़ा संकट का विषय है। और अगर नहीं पड़ता है, अगर पुराने मुद्दों पर पढ़ना है, धर्म के आधार पर पढ़ना है, जाति के आधार पर पढ़ना है, तो फिर बात अलग। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।